नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बेहतर और बेहतरीन होंगे। तो साथियों, आज फिर से हम एक नई क्लास में स्वागत करते हैं। हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं एसएसटी के, सामाजिक विज्ञान के, मिक्स रहेंगे सारे टाइप के। हम यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक शेयर जरूर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है इसका राइट आंसर। यहाँ पे दिया हुआ है छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये आपको बताना है। क्या उत्तर प्रदेश का है या असम का है या पश्चिम बंगाल या झारखंड या उड़ीसा का है या गुजरात का है। तो छऊ साथी जो नृत्य है इसकी कई शैलियां हैं जो पश्चिम बंगाल और झारखंड और उड़ीसा में मनाया जाता है। इस नृत्य का आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगर वहीं पे आपसे पूछा जाए पश्चिम बंगाल में कौन सा शैली है छऊ की जो मनाई जाती है, तो पुरुलिया शैली है। कौन सी शैली है? पुरुलिया। पुरुलिया छऊ। पुरुलिया छऊ कहाँ पे मनाया जाता है यह नृत्य? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और वहीं पे जो झारखंड की बात करें, शराय शराय केला करके है। क्या है? सराय केला करके है। सराय केला छऊ। सराय केला छऊ ये साथी कहाँ पे मनाया जाता है? ये झारखंड में मनाया जाता है। और वहीं पे अगर पूछा जाए मयूरभंज, क्या पूछा जाए? मयूरभंज, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश नौटंकी के लिए जाना जाता है। किसके लिए? नौटंकी जो नृत्य है, नौटंकी जो एक कला है, नाटक है, ये उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता है। इसके अलावा रासलीला, रासलीला अगर आपसे पूछा जाए, या चारकुला पूछा जाए, चारकुला नृत्य पूछा जाए, नौटंकी हो गया, रासलीला हो गया, चारकुला हो गया, ये सब नृत्य, कजरी हो गया, ये सब नृत्य कहाँ पे है साथी? तो उत्तर प्रदेश इसके लिए जाना जाता है। असम की बात करें तो असम, असम का जो प्रसिद्ध नृत्य है जिसका नाम है बिहू, बिहू किसके लिए जाना जाता है? असम के लिए जाना जाता है। गरबा और डांडिया पूछा जाए, गरबा और डांडिया, गरबा और डांडिया ये साथी कहाँ पे है? गरबा और डांडिया ये गुजरात में मनाया जाता है। ये नृत्य आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक कौन सा है? क्या आईसीआईसी है, एचडीएफसी है, या भारतीय स्टेट बैंक है, या पंजाब नेशनल बैंक है? बताएंगे साथी। जो आईसीआईसी और एचडीएफसी है ये क्या है? ये साथी जो बैंक है ये प्राइवेट सेक्टर के बैंक है। कैसे हैं? प्राइवेट, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। और जो वाणिज्य बैंक है, कॉमर्शियल सबसे बड़ा बैंक है, वो पंजाब नेशनल सॉरी एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो पंजाब नेशनल बैंक है साथी, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। सार्वजनिक बैंक है। और कहाँ का है साथी? भारत का है। भारत का है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। जो 1 रुपए के नोट होते हैं उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको बताना है। जो 1 रुपए का नोट होता है उस पे किसका साइन होता है? क्या गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है, या भारत सरकार के वित्त सचिव का होता है, या वित्त मंत्री का होता है, या प्रधानमंत्री का होता है? तो जो 1 रुपए का नोट है साथी, उस पे वित्त मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं। जो भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, वित्त सचिव, सॉरी वित्त सचिव, वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव, वित्त सचिव हैं, इनका हस्ताक्षर होता है। ये भारत सरकार के जो वित्त सचिव हैं। और बाकी 1 रुपए से जो अधिक के नोट है, जैसे 2 से लेके 500 तक जो नोट है, इन सभी पे जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है। 2 रुपए से लेके 500 रुपए तक के जो नोट होते हैं उन पे रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। केवल 1 रुपए के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? भारत सरकार के वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। वही अगर आपसे पूछा जाए जो कोणार्क मंदिर है ये किस नोट पे है, इसका चित्र किस नोट पे है, तो आप बताएंगे जो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क, कोणार्क सूर्य मंदिर है साहब, ये 10 रुपए की नोट पे है। किस पे? 10 रुपए की नोट पे है इसका चित्रण। और इस पे किसका साइन होता है? तो गवर्नर, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनका साइन होता है। कोणार्क मंदिर कहाँ पे है साथी? तो उड़ीसा में स्थित है। भगवान सूर्य को समर्पित एकमात्र मंदिर है जो उड़ीसा में स्थित है। आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि 20 रुपए की नोट पे, 20 रुपए की जो नोट पे जो चित्र है वो कि कौन सा है? एलोरा गुफा की है। कहाँ की है? एलोरा
एलोरा गुफाएं की है। जो एलोरा गुफा है वो कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। एक बार जो सभी नोटें हैं, सभी नोट पे जिसका चित्र है वो सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इससे आपके 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलने की संभावना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है कि रुपए, रुपए का नया जो प्रतीक है, जो चिन्ह है रुपए का, ये वाला पहले किस टाइप में चलता था, रुपए इस टाइप में चलता था जो पुराना वाला था। अब वर्तमान में कैसा है साथी, इस प्रकार से कुछ है, इस प्रकार से रुपए का नया साइन लिया गया है। तो यही बताना है कि ये डिजाइन किसने किया था, ये डिजाइन किसने किया था और कौन से सन में हुआ था। क्या उदय कुमार है, धर्मलिंगम है, रघुराम राजन है, या अमिताभ कांत है, या नंदन नीलेकणी है, बताएं क्या होगा। तो साथी बात है 15 जुलाई, 15 जुलाई 2010 बात है, 15 जुलाई 2010 को ये वाला चिन्ह रुपए का इस्तेमाल किया जाने लगा। ये वाला रुपए चिन्ह स्वीकार किया गया था। और इसका डिजाइन किसने किया था, तो उदय कुमार धर्मलिंगम ने इसका डिजाइन किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। उदय कुमार धर्मलिंगम ने इस वाले रुपए का निर्माण किया था। और कब ये स्वीकार किया गया था, तो 15 जुलाई सन 2010 की बात है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताना है कि जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित है। क्या ये हेराथ महालनोबिस मॉडल, या हेराथ डोमर, या गांधीवादी, या बॉम्बे प्लान पे आधारित है। जो साथी पंचवर्षीय योजना है, क्या है, जो पंचवर्षीय योजना है, इस योजना को शुरू किसने किया था, या इस योजना का निर्माण या इस योजना को किसने बनाया था। तो पंचवर्षीय जो योजना है, इसको बनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है साथी, के.एन. राव है। क्या नाम है, के एन राव है। ये भी आपको याद रखना है कि के.एन. राव ने इसको तैयार किया था पंचवर्षीय योजना। जो पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी वह वर्ष 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक थी। 1951 से लेकर 1956 तक थी। इसका जो पहली पंचवर्षीय योजना थी साथी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि से संबंधित था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य ये क्या था, कृषि विकास से संबंधित था। इसके साथ कृषि विकास से संबंधित था। और ये किस मॉडल पे आधारित है, तो हेराथ मॉडल पे आधारित है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाए, हेराथ डोमर मॉडल पे आधारित है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए, जो महालनोबिस मॉडल है, ये दूसरी पंचवर्षीय योजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना है, दूसरी साथी। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, जो 1956 से लेके 1961 तक जो चलती है, वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। कौन से मॉडल पे, महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था साथी, औद्योगिक विकास। क्या था, औद्योगिक, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दूसरी पंचवर्षीय योजना का, औद्योगिक विकास था। वहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जो हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी साथी। क्योंकि इस वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी, क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बहुत ही क्या पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। तो सूखा पड़ने के कारण एम.एस. स्वामीनाथन जो थे, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएंगे जो जीएसटी है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले आप जीएसटी का फुल फॉर्म यहाँ पे समझेंगे। जीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये भारत में कब लागू हुई, ये आपको बताना है। जीएसटी, जो जीएसटी है साथी, भारत में कनाडा का जो मॉडल है, कनाडा के मॉडल पे आधारित है। कनाडा के दोहरे जीएसटी मॉडल पे आधारित है। कनाडा के जो भारत का जीएसटी स्वरूप है या रूप है, वो कनाडा के दोहरे जीएसटी मॉडल पे आधारित है। और कब लागू किया था, तो 1 जुलाई सन 2017, 1 जुलाई साथी सन 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। और इसके लिए जो संविधान संशोधन है, कौन सा है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो जीएसटी से संबंधित है। 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन वर्ष 2016 में जो होता है, तो उसके स्वरूप में जीएसटी का उल्लेख मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था, तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। पहला देश था फ्रांस, जो वर्ष 1954 में साथी लागू किया था। अगर वहीं से पूछा जाए भारत का कौन सा पहला ऐसा राज्य है जिसने जीएसटी को सबसे पहले मान्यता दी या स्वीकार किया, तो असम। क्या है उसका नाम, असम। भारत का जो पहला राज्य है, राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है, असम है। इसने सबसे पहले क्या दी थी, जीएसटी बिल को मंजूरी दी थी। आपको ध्यान में रखना है। और इसने कब दी थी साथी, 2016 में ही मंजूरी दे दी थी। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन जानने से पहले एक चीज और यहाँ पे सीखिए, जो यहाँ पे 8 नवंबर 2016 का डेट दे रखा है। क्या,
8 नवंबर 2016 का डेट दे रखा है साथी। यह साथी नोटबंदी हुई थी। भारत में जो विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी, वो कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 को जो 500 1000 नोट बंद हुए थे, वो उस समय जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और 1 जनवरी 2015 को साथी नीति आयोग का गठन हुआ था। कौन से आयोग का? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन हुआ था। और इसके जो हेड होते हैं, कौन होते हैं? स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? हेड होते हैं, हेड। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। हरित क्रांति, हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की जनक किसे माना जाता है? अभी हमने आपको पंचवर्षीय योजना में पढ़ाया था कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके विफल होने पे, विफल क्यों हुई थी साथी? क्योंकि बाढ़, सूखा पड़ गया था। सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ने के कारण ही क्या हुई थी? वो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, तीसरी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, वो क्या हुई थी? विफल हो गई थी। इसी के कारण जो एम एस स्वामीनाथन है, इन्होंने क्या किया था? हरित क्रांति की शुरुआत की थी। किस क्रांति की साथी? हरित क्रांति की शुरुआत की थी। आपको ध्यान में रखना है, जो अनाज से संबंधित है, हरित क्रांति। समझ में आया? इसके बाद अगर बात कर ले वर्गीज कुरियन की, वर्गीज कुरियन साथी ये श्वेत क्रांति के जनक है। कौन सी क्रांति के? श्वेत क्रांति के जनक, या श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है साथी? तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। ये आपको ध्यान में रखना है। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और बाकी इसका राइट आंसर हरित क्रांति एम एस स्वामीनाथन हो ही गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? और साथ ही आपको बताना है, जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करने वाली संस्था है, उसको कहते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कहते हैं एससीओ या एनएसओ कहते हैं साथी, दोनों कहते हैं। ये साथी दो संस्थाओं के मिलने से बना है। पहले कुछ अलग ही नाम था, लेकिन 2019 में साथी इसका विलय क्या हुआ था? संगठन हुआ था। तो उसके बाद ये नाम पड़ा था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय आकलन वाली संस्था यही। लेकिन अगर पूछा जाए प्रथम जो आकलन किया था, इस व्यक्ति थे, वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी थे सर्वप्रथम। भारतीय जो राष्ट्रीय आय है, भारत में राष्ट्रीय आय है, इसका आकलन किया था 1967 से 68 के आसपास। 67 से 68 के आसपास ही इसका आकलन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? ये आपको बताना है। मिश्रित इकोनॉमी का अर्थ साथी ऑप्शन नंबर बी वाला देखेंगे, यानी सार्वजनिक, जो सभी के लिए हो। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में सह अस्तित्व किसी चीज को बढ़ाने के लिए होती है मिश्रित। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जो इकोनॉमी है वो कैसी है, तो वो भी साथी मिश्रित इकोनॉमी है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, सभी प्रकार का उसमें मिश्रण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? और बताना जो संशोधन है इसका प्रावधान किस भाग में, किस आर्टिकल में है, ये भी आपको साथ ही साथ बताना है। तो संविधान का पहला जो संशोधन हुआ था वो 1951 में हुआ था। कब हुआ था साथी? तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। और जो पहले मानी जब संविधान लागू हुआ था तो पहले 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत। 9वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है साथी? भूमि सुधार से संबंधित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वहीं पे बात करें जो संविधान संशोधन है ये कहाँ पे है, तो साथी जो संविधान का भाग 18 है, भाग 18 और आर्टिकल 368 इसका उल्लेख है। संविधान संशोधन के बारे में जो वर्णन है भाग 18 में दिया हुआ है और भाग आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ये भी आपको ध्यान में, ये भी आपको सीधे ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे है 11। बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? साथ ही इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन है? जीवी मावलंकर। कौन है? जीवी मावलंकर,
जिसका नाम क्या है, गणेश जी का मतलब हो जाएगा गणेश, वी का मतलब हो जाएगा वासुदेव, गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है, और इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, लोकसभा का जनक कहते हैं। लोकसभा का जनक साथ ही किसने कहा है, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें लोकसभा का जनक कहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और वहीं पे अगर हम बात करें हुकुम सिंह का, यह तीसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन से नंबर के, थर्ड नंबर के लोकसभा अध्यक्ष थे। और वहीं पे अगर हम बात करें रेड्डी की, नीलम संजीव रेड्डी साथी, ये फोर्थ नंबर के क्या थे, लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा क्या थे, अध्यक्ष थे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है चीजों को। अगले क्वेश्चन हम फटाफट से चल लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है। भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या पूर्व मुख्य न्यायाधीश। जो साथी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है इसका उल्लेख कब है, किसमें है, तो आर्टिकल 1 to 4 में है। आर्टिकल 1 to 4 खंड दूसरे में उल्लेख है कि जो मुख्य न्यायाधीश है भारत के, कि आर्टिकल 1 to 4 में दिया हुआ है कि इसकी जो नियुक्ति होगी, इसकी न्यायाधीश की नियुक्ति भारत की राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 1 to 4 खंड दूसरे में ये साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ ये चीजें दिया गया है, ये आपको याद रखना है। वहीं पे जो राष्ट्रपति होते हैं, जो क्या होती है, जो भी पार्टी साथी, जो भी जैसे पार्टी होती है जिसका बहुमत होता है, जो बहुमत दल के नेता होते हैं, जो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं, तो उन्हें कौन नियुक्त करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 75(1) आर्टिकल के अकॉर्डिंग। इसमें साथी इस चीज का उल्लेख है, जो बहुमत दल के नेता होते हैं उनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री पद। 75 में इसका उल्लेख है, ये आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी जिसे कहते हैं, अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो साथी जो अनुच्छेद 15 है, सबसे पहले अब तो 15 जानेंगे। अनुच्छेद जो 15 है ये साथी भेदभाव क्या है, जो अनुच्छेद 15 है ये भेदभाव पर प्रतिषेध करता है, चाहे धर्म हो, लिंग हो, स्थान हो, जन्म स्थान की बात हो, जात की बात हो, किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी भेदभाव का प्रतिषेध है, विरोध करता है। क्या है, भेदभाव का प्रतिषेध है, विरोध करता है। जो आर्टिकल 16 है साथी, ये लोक नियोजन की समानता है। लोक नियोजन की समानता की बात करता है, वो भी किसमें, सरकारी नौकरी में। जो 17 है साथी, ये क्या है, अस्पृश्यता का अंत है। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए उपाधियों का अंत किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 18 से संबंधित है, आर्टिकल अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है कि राज्यपाल पद की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। जब राज्यपाल पद की नियुक्ति होती है तो उस टाइम अगर आप राज्यपाल बनना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो आपकी एज साथी होनी चाहिए 35 वर्ष। 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनना है या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए भी साथी एज कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होनी चाहिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी साथी एज होनी चाहिए आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा भी अन्य कुछ कंडीशंस है जिसको आपको जानना है कि वो भारतीय नागरिक भी होना चाहिए और सदस्य भी होना चाहिए। और वहीं पे अगर बात कर लें आपसे, अगर राज्यसभा का आप अगर एमपी बनना चाहते हैं, इसका राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 30 साल होना चाहिए। राज्यसभा की जो सदस्य होता है, जैसे जिसको हम एमएलसी कहते हैं, एमएलसी यानी विधान परिषद सदस्य, विधान परिषद सदस्य के लिए आपकी एज जो होनी चाहिए 30 साल होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप 25 साल के हैं तो आप 25 साल के हैं तो आप क्या बन सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, और क्या बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, और एमएलए बन सकते हैं। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। जो संसद है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। जो संसद है साथी, इसके जो दोनों सदन की नियुक्ति यानी जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर साथी लोकसभा अध्यक्ष है ये साथी अनुपस्थित हो जाते हैं किसी कारणवश, तो जो इसकी अध्यक्षता है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, राज्यसभा के कौन करेंगे साथी,
राज्यसभा के उपसभापति जो होते हैं, राज्यसभा के उपसभापति इसकी अध्यक्षता करेंगे अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी कारणवश क्या है साथी, अनुपस्थित हैं तब, ये आपको याद रखना है। और एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत साथी जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसको साथी बुलाने का अधिकार क्या है, इसको बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है, ये भी आपको याद रखना है। जो ज्वाइंट सिटिंग होती है इसको बुलाने का अधिकार आर्टिकल 108 के तहत किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। ये चीजें आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है साथी, आज की क्लास में हमारे पास कुछ 15 ही क्वेश्चन थे। हम एक बेहतरीन और एक अच्छे तरीके से आज की क्लास का हम साथी क्या किए हैं, रिवीजन कर लिए हैं। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, क्लास को शेयर जरूर कर देंगे। फिर मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, मस्त रहिए और कमेंट में बताएंगे क्लास कैसी लगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।